आज की क्लास में हम लोग केवल व केवल यही सीखेंगे कि ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट क्या है इसको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ज्यामिति या रेखा गणित से आप परिचित हैं कि रेखा गणित का ही नाम ज्यामिति होता है और अंग्रेजी में ज्योमेट्री इसको लिखते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा में हम लोग यह लिखे हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत इत्यादि आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। तो ये ज्यामिति का परिभाषा है। ये परिभाषा आपको बस ध्यान में रखना है कि ज्यामिति का अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप इसकी परिभाषा इस ढंग से दे सकते हैं। परीक्षा में नहीं आने वाला ये परिभाषा है, कोई पूछ सकता है उसके लिए यह परिभाषा है। ठीक है ना, तो यह ज्यामिति का परिभाषा है। पहले ये रेखा गणित के नाम से जाना जाता था, अब इसे ज्यामिति के नाम से और ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी परिभाषा आप यहां पर नोट किए हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, आयत इत्यादि आकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति का जैसे आप अंग्रेजी जाने कि ज्यामिति का अंग्रेजी ज्योमेट्री होता है। हाँ, तो ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। ग्रीक शब्द या ग्रीक भाषा जो हम लोग के देश का भाषा न हो उसको ग्रीक भाषा कहते हैं। जैसे ये शब्द यूनान से लिया गया है। ठीक है ना, यूनान का यह शब्द है ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रीक भाषा से जानते हैं कि ज्योमेट्री एक ग्रीक भाषा है। हाँ, और ग्रीक भाषा के दो शब्द से ज्योमेट्री बना है और वह शब्द है जियो तथा मेट्रन। ठीक है, जियो तथा मेट्रन ये दो शब्द को मिला करके ज्योमेट्री शब्द बनाया गया है। अर्थात ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो तथा मेट्रन से बना है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ज्योमेट्री का जो निर्माण हुआ है, ये जो शब्द बना है वह ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। ठीक है, जियो तथा मेट्रन। अब यहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रन का अर्थ होता है माप, जिसको मेजर कर पाते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है ना, ये दो शब्द को मिला करके ज्योमेट्री शब्द बनाया गया है। ठीक है, अब यहां समझिए, ये एक बहुत ही महान गणितज्ञ है जिसका नाम यूक्लिड है। ये यूक्लिड आप पीछे की चैप्टर में भी यूक्लिड नाम से परिचित है। जब आपको वास्तविक संख्या पढ़ाया जा रहा था तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक कथन पढ़े थे। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एक गणितज्ञ है और यह यूनान का वासी है, यूनान का रहने वाला है। ठीक है ना, और यह व्यक्ति ज्यामिति का नींव डाला था, ज्यामिति का अध्ययन का ये प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसलिए ज्यामिति का जनक या कहे ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। तो ये आपको जो है ना जीके का प्रश्न आपसे यह हो सकता है कि यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। प्रश्न यह होगा कि ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड एक गणितज्ञ है जो यूनान का निवासी है। अब ये यूक्लिड ने अपने जीवन काल में जब वह इसका नींव डाला, ठीक है ना, तो उनके दरमियान इन्होंने बहुत सारा अभिगृहित को बताया। ठीक है ना, यूक्लिड के 5 अभिगृहित होते हैं जो कि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं। ठीक है,
यूक्लिड के 5 अभिगृहित होते हैं और कुछ शब्द अभिधारणा का भी आया है, तो यूक्लिड के 7 अभिधारणा भी है, ठीक है ना। तो ये 7 अभिधारणा और 5 अभिगृहित सबसे पहले यूक्लिड ने ही ज्यामिति में ये बात को दिया, ठीक है ना। और इन्हीं बातों को लेकर के ज्यामिति में बहुत सारी जानकारी आगे बढ़ता गया और आज ज्यामिति का एक शाखा बन गया है और उसका अध्ययन हम लोग जो है ना अपने क्लास के माध्यम से करते हैं। क्लास 9th में भी ज्यामिति आप पढ़े हैं कि वहां पर भी ज्यामिति आप यूक्लिड के बारे में विस्तार पूर्वक से वहां पर बताया जाता है। यूक्लिड के जो भी परिचय होता है उनका तमाम बातों को क्लास 9th में बताया जाता है, ठीक है। अब क्लास 10th में हम उतनी बात नहीं करेंगे। क्लास 10th में जो जरूरतमंद चीज है उन्हीं बात को हम चर्चा करेंगे। ऐसे क्लास 9th का ज्यामिति की अगर बात करें तो क्लास 10th की भी ज्यामिति से कई गुना भास्ट है या कहे कई गुना जटिल है। क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की ज्यामिति में बहुत का अंतर है। क्लास 9th का जो ज्यामिति है वो क्लास 10th से काफी जटिल है, इसलिए आप लोगों को यह कहा जाता होगा कि जब क्लास 9th का तुम ज्यामिति नहीं सीखे हो तो क्लास 10 का ज्यामिति तुम नहीं सीख सकते हो ढंग से समझ बूझ करके, ठीक है ना। तो इसलिए बात को ध्यान से समझिए कि क्लास 9th का जो ज्यामिति था वो क्लास 10th से बहुत ज्यादा कठिन था और क्लास 10th की ज्यामिति तो बहुत ही आसान है जब क्लास 9th की ज्यामिति आप पढ़ लेते हैं तो चलिए वो क्लास 9th का था। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभिगृहित की परिभाषा लिखे हैं। अभिगृहित क्या होता है, शब्द आएगा अभिगृहित, प्रमेय, उपप्रमेय, ठीक है ना। ये सब जो कथन है, ये सब जो कुछ शब्द है उसका परिभाषा हम यहाँ लिखें। ऐसे आपको क्लास 10th का जो शब्द आएगा, कुछ प्रमेय आएगा, उन सभी बातों का वहां चर्चा करते हुए आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बेसिक क्लास में यह आपको ध्यान रखना है कि अभिगृहित होता क्या है, ठीक है ना। अभिगृहित कहते किसे हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखे हैं, कुछ वैसे आधारभूत परिणाम, हाँ, जो बिना किसी प्रमाण का सत्य मान लिया जाते हैं, सत्य मान लिए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये क्या है, एक सदा सत्य है, ठीक है ना, सर्वमान्य है, सभी के द्वारा यह माना गया है, ठीक है ना, कि सूरज पूरब में ही उगता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है ना। तो यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दैट मीन्स उसी प्रकार से अभिगृहित है। अभिगृहित भी एक जो है ना सुपरिभाषित कथन होता है जो गणितज्ञ के द्वारा दिया जाता है। जैसे आप क्लास 9th में एक अभिगृहित से जाने हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है रैखिक युग्म अभिगृहित। स्टार्टिंग पॉइंट है ज्यामिति का, वहां से रैखिक युग्म अभिगृहित जो क्लास 9th का पहला अभिगृहित है, पहला स्टेटमेंट ज्यामिति का यहीं से स्टार्ट होता है और उसमें बताया जाता है जब किसी सरल रेखा पर कोई तिरछी किरण आपतित होती है, हाँ, या एक से अधिक किरण आपतित होती है तो उनके द्वारा जो कोण बने होते हैं उन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म अभिगृहित से सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह एक अभिगृहित है। याद यह रखना है कि अभिगृहित जो कथन होता है उसको कभी प्रमाणित नहीं किया जाता है, सिद्ध नहीं किया जाता है। जैसे अभी हमने एक अभिगृहित की जिक्र किए, रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित जो है उसका स्टेटमेंट है किसी सरल रेखा पर जब एक या एक से अधिक किरण अवस्थित होती है तो उनसे जो कोण बनता है उन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह एक अभिगृहित है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से आप क्लास 10th में भी बहुत सारे अभिगृहित को जानेंगे,
तो अभिगृहित को केवल आप याद रख करके उस पर सवाल बनाओगे, लेकिन जब प्रमेय लिखाया जाएगा तो प्रमेय को याद करने के साथ साथ उसको सिद्ध कैसे किया जाता है यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और आपकी क्लास में चैप्टर से 5 मार्क का सवाल नहीं रहता है, ज्यामिति का प्रमेय से 5 मार्क का सवाल रहता है। आपके क्लास में तो बस गिना चुना हुआ प्रमेय है जो हर साल पूछा जाता है। जैसे कि आप थेल्स प्रमेय का नाम सुने हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम का नाम सुने हैं, त्रिभुज की समरूपता की जो कसौटियां हैं उनका जो प्रमेय है, उन प्रमेय को सिद्ध करना, उन प्रमेय को याद रखना, इसी से 5 मार्क का सवाल आता है। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। यही तो गिना चुना आपका प्रमेय है। उसके बाद क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय है, परिमाप से संबंधित प्रमेय है जिसको हमें याद रखते हैं। हाँ, और याद रखने के साथ उसको सिद्ध कैसे किया जाता है यह भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। तब आपका ज्यामिति से 5 मार्क का सवाल आपके हैंड ओवर हो जाता है, यानी आपके हाथ में हो जाता है। ज्यामिति से हर साल मैट्रिक के एग्जाम में 5 मार्क का सवाल पूछा ही जाता है, वो प्रमेय ही होता है। जैसे अभी हम कुछ प्रमेय की जिक्र कर रहे थे, आपकी ही क्लास 10th का थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। समरूपता की कसौटियां में आप ए समरूपता कसौटी पढ़ेंगे, ए समरूपता उपप्रमेय पढ़ेंगे, एस समरूपता प्रमेय पढ़ेंगे, एस समरूपता प्रमेय पढ़ेंगे। तो ये सब प्रमेय है और इस प्रमेय को हम लोग इसकी स्टेटमेंट को याद रखते हैं और उसको सिद्ध कैसे करते हैं इसको याद रखते हैं। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा प्रमेय है। जैसे अगर आप वृत्त की ही बात कर लेते हैं तो हम लोग वृत्त में भी प्रमेय को याद रखते हैं, ठीक है ना। वृत्त में प्रमेय होता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, पहला प्रमेय है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। और दूसरा प्रमेय है खास प्रमेय कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो ये वृत्त से संबंधित प्रमेय है। तो आपकी क्लास में 2 आकृति पर ज्यामिति है, एक त्रिभुज पर ज्यामिति है और वृत्त पर ज्यामिति है, जिनमें से आपको त्रिभुज की ज्यामिति बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है और उस प्रमेय को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। और सिद्ध करने के साथ साथ उसको आपको रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप ज्यामिति से 5 मार्क ला सकते हैं। ज्यामिति से हर साल 5 मार्क का सवाल रहता है। अभी की क्लास में बस आपको ज्यामिति का जो है ना बेसिक बात को बताया गया, जिसमें कुछ परिभाषा है, ये सब परीक्षा में नहीं आते हैं। बस आपकी जानकारी के लिए आपकी जो कुछ खास पॉइंट है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको लेकर के इसको लिखाए हैं। जैसे अभी हमने अभिगृहित लिखे, अभिगृहित का परिभाषा आपकी क्लास में नहीं पूछेगा। अभिगृहित आपके शब्द आ जाएगा गणित में। अभिगृहित क्या होता है, कुछ वैसे आधारभूत परिणाम होता है जो बिना किसी प्रमाण का सत्य मान लिए जाते हैं तथा इनकी मदद से परिणामों को सिद्ध किया जाता है, उन्हें अभिगृहित कहते हैं। शॉर्टली ये कहें, मतलब संक्षेप में इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अभिगृहित एक सुपरिभाषित कथन होता है जिसे सिद्ध नहीं किया जाता है और जिनकी मदद से किसी तर्क को या किसी कथन को या किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, उसको अभिगृहित कहते हैं। अब एक शब्द हम लोग इसमें बार बार सुनेंगे, प्रमेय प्रमेय प्रमेय। ये आखिर प्रमेय का क्या परिभाषा होता है, प्रमेय क्या होता है,
इस चीज को हम लोग आज सीखेंगे। प्रमेय का परिभाषा लिखे हैं कि वैसे आधारभूत परिणाम जो विभिन्न अभिगृहित अभिधारणा परिभाषा और तर्कों के आधार पर सिद्ध किया जाता है, यानी जो भी प्रमेय आएगा उसको सिद्ध किया जाता है। जैसे आप क्लास 9th में क्या आपको बच्चे से पढ़ाया जाता है कि याद करो कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यह एक प्रमेय है। इसको सिद्ध किया जाता है कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री कैसे सिद्ध करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ज्यामिति पढ़ना और ज्यामिति सीखना। और आपकी क्लास 9th का यह प्रमेय है। आप क्लास 9th में जैसे आप एक और चीज पढ़ेंगे कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यह एक प्रमेय है। संगत कोण बराबर होते हैं, अभिगृहित है। एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, प्रमेय है। तो ये प्रमेय और अभिगृहित को याद रखना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा स्टेटमेंट, तब तक आप ज्यामिति नहीं सीख सकते हैं। ज्यामिति आपको समझ में नहीं आएगा और बहुत बच्चे ज्यामिति नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। उसका मौजूदा कारण यही होता है कि उसको प्रमेय और अभिगृहित याद नहीं है। अपनी क्लास का आपको प्रमेय और अभिगृहित याद रहने के साथ उसको सिद्ध कैसे करते हैं वो भी होना चाहिए, तब जाकर के सवाल को सीखना होता है। सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमेय इंपॉर्टेंट है, अभिगृहित इंपॉर्टेंट है, उपप्रमेय इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग प्रमेय की बात को समझ गए। प्रमेय जो कथन होगा उसको सिद्ध किया जाएगा, ठीक है। अब आया उपप्रमेय। उपप्रमेय क्या होता है? तो यह भी एक कथन होता है जिसे किसी प्रमेय के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। तो उपप्रमेय जो है वो प्रमेय से सिद्ध किया जाता है। जब कभी प्रमेय होगा, ठीक है ना, तो प्रमेय के साथ साथ आपको कुछ उपप्रमेय भी पढ़ना होता है। और उपप्रमेय भी क्या होता है? एक कथन होता है। जैसे प्रमेय और अभिगृहित एक कथन है, अभिगृहित की कथन को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ये इसको मान लेते हैं कि यह गणितज्ञ के द्वारा दिया हुआ कथन है और यह बात सत्य होता है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और प्रमेय में यह ध्यान रखना पड़ता है कि जब कभी प्रमेय की स्टेटमेंट आता है तो उसको याद करना होता है, उसको सिद्ध करना होता है और सीखना बहुत जरूरी होता है। उपप्रमेय यह भी एक कथन है और इस कथन को हम लोग प्रमेय के द्वारा सिद्ध करते हैं। अभी हम एक उपप्रमेय की बात करते हैं। आप ये बात जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय जो क्लास 9th का है, त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय में आपको यह याद करने के लिए लाइन लिखाया जाता है कि त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय बताइए क्या होता है। तो उसमें आपको जवाब देना होता है कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यह एक प्रकार का प्रमेय है। उसके बाद आप उपप्रमेय की अगर हम बात करते हैं तो उपप्रमेय भी एक प्रकार का क्या है जी? कथन है। और इस कथन को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इस तीन बात को प्रमेय, उपप्रमेय और अभिगृहित बस आपको समझने के लिए ये परिभाषा इसका लिखें, ठीक है ना। अब सीधे तौर पर हम लोग का जो क्लास 10th का ज्यामिति स्टार्ट होता है जहां से, वहां से आपकी बात करते हैं, ठीक है ना। आपकी ज्यामिति त्रिभुज से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और त्रिभुज का हम लोग बच्चे क्लास से परिभाषा पढ़ते आते हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को या तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
इसी चीज को हम लोग फिर से एक बार पढ़े हैं अलग अंदाज में परिभाषा। किसी समतल पर तीन विषम बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी परिभाषा को हम लोग जो है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से परिभाषा को डिफाइंड किए हैं, परिभाषा को यहां पर नोट किए हैं कि किसी समतल पर, जैसे कि आपका कॉपी समतल है, ये हमारा बोर्ड समतल है, तो किसी समतल पर तीन विषम बिंदु को, मतलब तीन अलग अलग बिंदु को, जिसको कहते हैं असंरेख बिंदु। बिंदु दो तरह का होता है, हाँ, एक संरेख बिंदु होता है और एक असंरेख बिंदु होता है। संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब हुआ जब किसी रेखा पर दो से अधिक बिंदु स्थित होता है तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं। जब किसी रेखा पर दो से अधिक बिंदु होता है तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जब दो से अधिक बिंदु अलग अलग स्थिति में होता है या कहे विषम स्थिति में होता है तो उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं। तो किसी समतल पर तीन विषम बिंदुओं, मतलब असंरेख बिंदु, ठीक है ना, को मिलाने से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो आपको एक बनाया गया परिभाषा है जो आप पहले से भी परिभाषा को जानते आ रहे हैं। परिभाषा परीक्षा में ये सब नहीं आने वाला है, आपको कहां से आएगा वो आपको वहां बता दिया जाएगा। ठीक है। अब ये बात को आप भली भांति जानते आ रहे हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष होता है, तीन माध्यिका होता है। ठीक है ना। तो त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन माध्यिका, ये बात को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है। ठीक है ना। एक त्रिभुज में कितना भुजा? तीन भुजा। कितना कोण? तीन कोण। कितना शीर्ष? तीन शीर्ष। कितना माध्यिका? तीन माध्यिका। तो एक त्रिभुज का यह गुण है, तो इसको याद रखना है। किसी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष, तीन माध्यिका होती है। ठीक है ना। तो शीर्ष को हम लोग ए बी सी से लिखते हैं। जैसे एक शीर्ष ए हो गया, फिर बी शीर्ष हुआ और फिर सी शीर्ष हुआ। तो शीर्ष बिंदु कितने होते हैं त्रिभुज में? तीन होते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? तो ए बी तथा सी। ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज का कोण या भुजा, त्रिभुज की भुजा में जैसे ए बी भुजा हुआ तो अब कोई कहेगा सर जी बी ए भुजा, तो वो भी है, वो भी उसका सत्य होगा। अब कहेगा त्रिभुज में ए सी भुजा, उसको कह देगा सी ए भुजा, वो भी सही है। बी सी भुजा या सी बी भुजा, एक ही बात हुआ। ठीक है ना। कोण, त्रिभुज का तीन कोण, तो कोण को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, एंगल ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है ना। तो यह संक्षेप में हुआ। इसी को विस्तार में ऐसे लिखते हैं, जैसे कोण ए लिखते हैं तो इसको लिखते हैं कोण बी ए सी, मतलब कोण ए का नाम हुआ। ऐसी कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं कोण सी ए बी, तो यही कोण हुआ। यहां पर का कोण क्या होता है? दो रेखाखंडों का जो झुकाव होता है। हाँ, दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको कोण कहते हैं। आप तो रेखा गणित में ये परिभाषा पढ़े हैं। ठीक है। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया कि कोण, भुजा, शीर्ष और माध्यिका। माध्यिका के बारे में हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे। तो इतना बात को आप क्या करेंगे, बस ध्यान रखेंगे। आगे क्लास 10th का जो बात अब आने वाला है वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट था।